वो मुलाकात हो गई, और वो मुलाकात भी हुई छुट्टी के दिन, एतवार वाले दिन। यानी ऐसा लगता है कि इस हुकूमत को ये एस्टेब्लिशमेंट बार बार ये बावर करवाना चाहती है कि तुम्हारी औकात कुछ नहीं है। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी ने जब हाथ खड़े कर दिए और उन्होंने कहा जी हम वाकई मुलाकात नहीं करवा सकते, यानी मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी ने जब ये दावा किया था अपोजिशन की मुज़ाकराती कमेटी से बातचीत करते हुए 2 तारीख को कि आपकी हम इमरान खान साहब से मुलाकात करवा देंगे, तो शायद एस्टेब्लिशमेंट ने उसको माइंड किया और फिर इतना रगड़ा दिया इस मुलाकात के लिए अपोजिशन को और हुकूमत को कि दोनों को पता चल गया कि हुकूमत के पल्ले कख नहीं है। यानी ये बात अब अपोजिशन को भी पता चल गई है कि ये हुकूमत कुछ नहीं बेचती, इनके पल्ले कख नहीं है, ना ये मुज़ाकरात के नतीजे में कोई एक छोटी सी चीज मनवा सकते हैं, ना इनकी कोई सियासी हैसियत है, ना इक्तदार में इनका कोई हिस्सा है, तो इनकी औकात कोई नहीं है। ये बात अपोजिशन को पता चल गई है। दूसरा, इस अमल से ये भी हुकूमत को बता दिया गया कि जनाब आप टके टोकरी है, आपकी कोई औकात नहीं है। चाहे मरियम नवाज कहें कि मैं जेल के अंदर हीटर भी बंद कर सकती हूं और खाना भी बंद कर सकती हूं, लेकिन औकात इन लोगों की कुछ नहीं है। और जिस वक्त एस्टेब्लिशमेंट को समझ आई कि अब इमरान खान साहब की मुलाकात करवाना जरूरी है, तो फिर एतवार वाले दिन दरवाजे खुल गए दोबारा से जेल के, जो दरवाजे नहीं खुल रहे थे पिछले पूरे हफ्ते में। ये मुलाकात हो सकती थी ना। यानी पूरा हफ्ता ये कोशिश की गई कि किसी तरह इमरान खान साहब के मौक़िफ़ को बदला जाए, और अब उनके ऊपर जो है वो अलकादर यूनिवर्सिटी वाले केस की तलवार लटका कर, यानी सबने धमकियां लगाई कि 10 साल सजा हो जाएगी, कोई कहता है जी 14 साल सजा हो जाएगी। तो जो लोग इमरान खान साहब को मिले उन्होंने कहा इमरान खान ने इसकी परवाह नहीं की, इसके ऊपर बात ही नहीं की, और जब इसकी बात हुई उन्होंने कहा ठीक है जैसे बाकी सजाएं दी ये भी सजाएं दे लें, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। यानी जिस चीज को इमरान खान साहब के लिए बतौर खौफ इस्तेमाल किया जाता है, इमरान खान साहब उसकी तरफ तवज्जो ही नहीं करते, उसको इग्नोर करते हैं कि ऐसी कोई चीज ही नहीं है और इसकी फिक्र ना करो, तुम अपनी बात करो जो बात करने के लिए आए हो। तो हुआ ये जनाब के रात को 2 बजे, यानी एतवार की रात, हफ्ते और एतवार की जो दरमियानी शब है, रात को 2 बजे के करीब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों से राब्ता किया गया और उन्हें इन्फॉर्म किया गया कि जनाब इमरान खान साहब से आपकी मुलाकात है, तो कल आपने बराए मेहरबानी अडियाला जेल में एतवार वाले दिन, छुट्टी वाले दिन, इन्होंने पूछा छुट्टी वाले दिन, छुट्टी वाले दिन ही आ जाइए आपकी मुलाकात है इमरान खान साहब से। तो अब क्योंकि आपको पता है आजकल धुंधों वाले दिन है और रस्तों में धुंध भी होती है, उसकी वजह से हामिद खान साहब नहीं पहुंच सके। पूरी कोशिश की सलमान अकरम राजा साहब ने, वो इस्लामाबाद में तो एंटर हो गए लेकिन मुलाकात तब तक खत्म हो चुकी थी, वो भी नहीं पहुंच पाए क्योंकि धुंध की वजह से आपको दूर से आना हो तो आप, सड़कें उस तरह खुली हुई नहीं होती ना, आप वैसे वो ट्रेवल कर सकते हैं तो गाड़ी भी आप तेज नहीं चला सकते, तो रिस्क तो रहता है। तो जो मुझे बताया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने कि धुंध की वजह से हमारे 2 लोग उस मीटिंग के अंदर शामिल नहीं हुए, लेकिन सबसे पहले उन्होंने कहा जी कि अली अमीन गंडापुर वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा पहुंचे, उनके लिए इतवार वाले दिन अडियाला जेल का दरवाजा खोला गया और हुकूमत जो है वो सांपों के ऊपर लूट रही थी, हुकूमत जो है वो अंगारों के ऊपर बैठी हुई है कि जनाब हमने पूरा जोर लगाकर देख लिया, हम इमरान खान की 10 मिनट की मुलाकात नहीं करवा सके, और जिस वक्त हमारी बस हो गई तो ये मुलाकात जो है वो अब करवा दी गई है। तो इसमें हुकूमत बेचारी की बेबसी भी आपके सामने आ गई। गंडापुर साहब से कोई आधा घंटा मुलाकात हुई, उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग पहुंचना शुरू हो गए और बाकी लोग पहुंच गए। अब मेरी कुछ सोर्सेज से बात हुई है, मुझे अंदर से कुछ खबरें हैं, कुछ मैं आपके साथ अभी शेयर करूंगा और कुछ बाद में। एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक रुकन के खिलाफ शोकाज नोटिस आने वाला है और इमरान खान साहब ने जेल में बैठ के ये ऑर्डर दे दिया कि शोकाज नोटिस जारी करो, और बड़ा सख्त ऑर्डर दिया इमरान खान साहब ने, और वहां कोई बंदा भी डिफेंड करने वाला नहीं था। अब ये क्योंकि एक आधा दिन बीच में है तो इसमें अभी कुछ और लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जाकर इमरान खान साहब को मिलेंगे मंडे को, तो अगर इमरान खान साहब ने अपना फैसला ना बदला तो शोकाज नोटिस तो आएगा। तो उसके बाद मैं आपको सारी तफसीलात बताऊंगा। मुझे कुछ चीजें और भी पता चली है कि इस शोकाज नोटिस में जब बहस हुई तो क्या चीजें डिस्कस हुई और किसने क्या कहा और किसने क्या जवाब दिया, और इमरान खान साहब का इसके ऊपर फिर क्या कहना था और उनका मौकिफ क्या है इस सारे मामले को, शोकाज नोटिस को लेकर। बहरहाल ये तो एक चीज है उनकी पार्टी की इंटरनल। अब इमरान खान साहब ने जो है वो ये कहा कि जो तीसरी मीटिंग होने जा रही है हुकूमत के साथ, इस मीटिंग में हुकूमत को तहरीरी तौर पे आप दे दें और जुडिशल कमीशन की डिमांड के ऊपर, यानी ये वो वाहिद चीज है जिसपे इमरान खान साहब आकर डट गए जी हमें नहीं निकालते, जेलों से ना निकालें, और जेलों के अंदर अगर कारकुनों को और टाइम गुजारना भी पड़ता है तो कोई नहीं, हम फेस कर लेंगे। लेकिन जो कत्लेआम हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों का, चाहे वो 9 मई को हुआ हो, चाहे वो 26 नवंबर को हुआ हो, 9 मई के बाद तो मैं गायब हो गया था नाज़रीन, मुझे तो पता ही नहीं था कि बाहर क्या हुआ, किस तरह हुआ। मुझे तो 142 दिन एजेंसियों ने अपनी तहवील में रखा, तो इस बीच में मुझे आइडिया नहीं था कौन पकड़ा गया, कौन छूट गया, किस तरीके से मामला चले।
تو یہ تفصیلات جب میں نے دیکھی اور جب میں نے ڈیٹا دیکھا اور ان لوگوں تک ایکسیس کی کہ جو لوگ اس دن قتل ہو گئے تھے، جن لوگوں کو اس دن شہید کیا گیا تھا پاکستان تحریک انصاف کے، وہ بھی اچھا خاصا نمبر تھا. اور اب 26 نومبر کو جو قتل عام ہوا اس کا تو میں خود وٹنس ہوں، میں نے ساری چیزیں خود رپورٹ کی ہیں، دیکھی ہیں، سارا میڈیا دیکھا ہے، سوشل میڈیا دیکھا ہے، لوگوں سے رابطے کیے ہیں، لوگوں سے ملاقاتیں بھی میری ہوئی ہیں. تو یہ تو بڑا کلیئر ہے. اب عمران خان صاحب ان دونوں کے اوپر جو جوڈیشل کمیشن ہے اس معاملے سے تو بالکل پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی، مذاکرات آگے بڑھتے رہیں گے. یہ تقریباً کوئی 35 سے 40 منٹ کی ملاقات ہوئی ہے جس میں سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے. اس سے پہلے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی آدھے گھنٹے کی الگ ملاقات ہوئی ہے. تو عمران خان صاحب نے جو 2-4 انسٹرکشن دیے، ایک تو انہوں نے کہا جی کہ اس کے اوپر انہیں کہیں جی کہ اب آپ تیاری کر لیں کہ آپ نے جوڈیشل کمیشن بنانا ہے، اور فائنلی ان کو بتا دیں کہ تیسری ملاقات کے بعد انہوں نے جوڈیشل کمیشن یہ بنانا ہے، اور اگر وہ یہ نہیں بناتے یا وہ اس طرف نہیں آتے تو پھر مذاکرات فارغ ہیں. یہ عمران خان صاحب نے کلیئرلی کہہ دیا ہے. اور اس کے بعد جو ہے عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ جو بیرون ملک ہے اس سے کوئی کسی قسم کی کوئی امید نہ رکھے. یعنی یہ ہمارا مقصد نہیں ہے کہ ہم کسی بیرونی مداخلت کے نتیجے میں کوئی چیز حاصل کرنے کی کوشش کریں. ہاں، انسانی حقوق کے حوالے سے ہم عالمی سطح پہ آواز اٹھائیں گے، پاکستان کے اندر بھی آواز اٹھائیں گے. ہیومن رائٹس کا معاملہ ہو، انسانی حقوق کا معاملہ ہو تو وہ کیونکہ پوری دنیا کا مسئلہ ہوتا ہے، تو اس کے اوپر ہمارے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے. ہم کھل کر اور زوردار طریقے سے آواز اٹھائیں گے. لیکن پاکستان کے اندر جو فیصلے ہوں گے وہ پاکستانی ہی کریں گے. عوام نے اپنا فیصلہ دے دیا تھا، مینڈیٹ کی صورت میں وہ تسلیم کرنا پڑے گا پاکستان کے نظام کو. نمبر 2، پاکستانی اپنا فیصلہ خود منوائیں گے اور ہم اپنا فیصلہ منوائیں گے. اور اس حوالے سے عمران خان صاحب نے پارٹی کو احکامات دیے ہیں کہ بڑے محتاط بیانات دیے جائیں اور کسی سے کوئی مدد کی امید بھی نہ رکھے اور کسی پر بھروسہ بھی نہ کریں. اپنے بازوؤں پر، اپنی پارٹی پہ اور پاکستانیوں پہ بھروسہ کریں. یہ عمران خان صاحب نے بڑا کیٹیگوریکلی اپنے لوگوں کو وہاں پہ کہا. اور اس حوالے سے وہاں پہ انہیں مشورہ دیا گیا عمران خان صاحب کو ایک شخص کی جانب سے جو مذاکراتی کمیٹی کا ممبر ہے. انہوں نے کہا جی کیوں نہ ہم اس میں جو ہے وہ ان معاملات کے اوپر اسپیسیفائی کر دیں کہ یہ بندے بات کریں گے اور سب اس کے اوپر بات نہیں کریں گے. تو اس پہ بھی رائے جو ہے اس کو عمران خان صاحب نے سراہا اور باقی لوگوں نے کہا ٹھیک ہے ہم اس کے اوپر یہ دیکھ لیتے ہیں کہ خاص طور پہ جو خارجی معاملات ہیں، جو بیرونی دنیا سے کوئی پریشر آ رہا ہے، اس میں ہم نے کیا اسٹریٹجی بنانی ہے وہ پارٹی پھر اس پہ ڈیسائیڈ کرے گی. اور جو خاص لوگ ہیں جو ان چیزوں کو سمجھتے ہیں وہی اس پہ بات کریں گے. مثال کے طور پہ جب پاکستان پہ ابھی میزائل پروگرام پہ پابندیاں لگیں، ابھی حالات یہ ہیں کہ یہ اتنے غیر مقبول ہیں کہ ہر جگہ پہ قیدی نمبر 804 کے نعرے لگاتے ہیں. یعنی میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں، پاکستان میں آپ کوئی ایک ایونٹ رکھ لیں، کوئی ایک بڑا ایونٹ رکھ لیں اور وہاں پہ آپ چاروں طرف سے ہر بندے کے اوپر سیکیورٹی فورسز اکٹھی نہ کریں جہاں پہ بھی ہاسٹائل انوائرمنٹ نہیں ہوگا، جہاں پہ بھی لوگوں کو آپ نے قیدیوں کی طرح نہیں پکڑا ہوگا، وہ بس آپ کا ماحول نہ ہو. آپ پاکستان میں کوئی ایونٹ رکھ لیں، آپ کرکٹ میچ کروا لیں، ابھی یہ آنے والے ہیں نا میچز، آپ نعرے سن لیجئے گا اور اس کا بندوبست کیا جا رہا ہے. جعلی شور جو ہوتا ہے نا کراؤڈ کا، وہ اکٹھا کیا جا رہا ہے کہ ہم میڈیا کے اوپر جب دکھایا کریں گے کہ ساؤنڈ آ رہا ہے کراؤڈ کا تو وہ جعلی ہم لگا دیا کریں گے تاکہ جو قیدی نمبر 804 کے نعرے لگنے ہیں یا مریم کے پاپا چور ہیں یہ والے جو نعرے لگنے ہیں، یا جو وہاں پہ لوگ آئیں گے میچ دیکھنے کے لیے ان کے لیے جو چور چور کے نعرے لگنے ہیں وہ ہم نہ سنوا سکیں. لیکن جو لوگ گراؤنڈ میں جائیں گے وہ تو اپنے کیمروں سے ریکارڈ کریں گے نا، اپنے موبائل فون سے ریکارڈ کریں گے. تو بڑا ریکارڈ لگنے والا اس حکومت کا جب بھی کوئی میچ ہوتا ہے یہی ہوتا ہے. آپ عوام کا کبڈی کا میچ کروا لیں، کٹ کروا لیں، وہاں پہ یہ ہوتا ہے. آپ جناب نیزہ بازی کا مقابلہ کروا لیں، وہاں پہ یہ ہوتا ہے. اس سال جو ہے چترال کے اندر جو بہت بڑا ہمارا ایک سندور کا فیسٹیول ہوتا ہے، وہاں پہ خیمے لگ گئے تھے، پوری تیاریاں ہو گئی تھی، وہ جولائی میں کینسل کر دیا گیا. کیوں؟ اسے کینسل کرنے کی وجہ یہ تھی کہ اگر وہ ایونٹ ہو جاتا وہاں پہ قیدی نمبر 804 کے نعرے لگ جاتے. لوگ جو ہے وہ عمران خان سے دیوانہ وار پیار کرتے ہیں. تو جہاں پہ بھی آپ جہاں بری کے اندر جو ہے گزشتہ رات نیو ایئر پہ لوگ اکٹھے ہوئے، اور جہاں پہ بھی لوگ اکٹھے ہوتے ہیں ایک بندہ آواز لگاتا ہے ساری دنیا اس کام پہ لگ جاتی ہے. وہاں پہ جناب قیدی نمبر 804 کے نعرے لگ گئے، مری میں پولیس کو لالے پڑ گئے. اب خوف اتنا زیادہ ہے، وہ بیچارے پولیس والے ڈرے ہوئے ہیں کہ یہاں پہ قیدی نمبر 804 کے نعرے لگ رہے ہیں، یہ ویڈیوز بن کے چلی جائیں گی تو وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہے وہ ہمارے ایس پی کو، ڈی پی او کو، آر پی او کو سب کو ذلیل کرنا شروع کر دیں گی. پھر اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ڈنڈا ہمیں دے گی اور ہمیں ہماری نوکریوں سے ہٹا دیا جائے گا، ہم او ایس ٹی ہو جائیں گے. تو بڑے سخت آرڈر آئے ہوتے ہیں اوپر سے کہ کیونکہ عمران خان سے سب چڑھتے ہیں بڑے لوگ، اسٹیبلشمنٹ بھی اور حکومت بھی، لہذا وہ مجبوراً بیچارے لاٹھی چارج کرتے ہیں. پولیس والے وہ لوگوں پہ لاٹھی چارج کر رہے ہیں، لوگ آگے سے عمران خان کے نعرے لگا رہے ہیں اور مریم کے پاپا چور ہیں یہ والا نعرہ لوگوں کا ویسے بڑا فیوریٹ ہے، لوگ وہ والا نعرہ بھی لگا رہے ہیں اور قیدی نمبر 804 کے نعرے بھی لگا رہے ہیں. نہ وہ باغی نہ غدار
कैदी नंबर 804 लग रहे हैं जनाब। वहां पे नारे मरी के अंदर आप जहां पे भी 4 बंदे इकट्ठे करेंगे वहां नारे ही लगेंगे। अब मेरे ख्याल में हाल यह है कि पूरे पाकिस्तान में हमेशा के लिए जब तक ये गंदा तजुर्बा आपने रखना है तब तक के लिए आप दफा 144 लगा दें। कहीं पे भी आप 3 से ज्यादा लोग इकट्ठे ना होने दें, वरना जहां पे चौथा बंदा 5वां बंदा इकट्ठा होगा वहां पे कैदी नंबर 804 के नारे लगने ही लगने। जहां पे आप चले जाए यही हो रहा है। आप इकट्ठ करवा कर देख लें, कोई गेम करवा ले, कोई फेस्टिवल करवा ले, कोई चीज करवा ले, एक बंदा नारा लगाता है सारे लोग जवाब देते हैं। ये है इस वक्त इमरान खान की ताकत। मैं एक बात समझाना चाहता हूं, तो मेरी जिम्मेदारी है समझाना। मैंने 2022 में भी सामने बैठ के कुछ बड़े समझदार लोगों को यह बात समझाई थी, लेकिन जिद जो है वो सामने आ गई थी और वो ये बात समझे नहीं थे। मैं आज फिर ये बात समझाना चाहता हूं। अकल पे पर्दा हो तो फिर बात समझ नहीं आती, जिद अगर पड़ी हो तो बात समझ नहीं आती, लेकिन फिर भी मेरे ये अल्फाज आप संभाल कर रख ले, ये आपके काम आएंगे। इमरान खान इस वक्त पाकिस्तानियों की जिद बन गया है। वो इस वक्त नौजवान नस्ल का रोमांस है। वो मुस्तकबिल और हालात से मायूस लोगों के लिए एक उम्मीद बन चुका है। वो गरीबों के लिए एक सहारे की हैसियत रखता है। पाकिस्तानी उसे और वो पाकिस्तानियों को मुकम्मल तौर पे ओन करते हैं। ना पाकिस्तानी उसे छोड़ रहे हैं और ना वो पाकिस्तानियों को छोड़कर कोई डील कर रहा है कि वो पाकिस्तान से बाहर चला जाए, उसको डील्स दी जाती है, लेकिन वो नहीं कर रहा। तो पाकिस्तानी भी उसे नहीं छोड़ते, वो पाकिस्तानियों को नहीं छोड़ता। सरमायादारों, किसानों, मजदूरों और कमजोर तबकात के लिए वो एक ऐसे किरदार में ढल चुका है जिसके बगैर अब इस निजाम की कहानी मुकम्मल नहीं हो सकती। आप जो मर्जी कर लें, उसके बगैर चलेगा नहीं। 1 करोड़ ओवरसीज पाकिस्तानियों की अगर आप बात करें तो उनकी अक्सरियत इमरान खान के साथ खड़ी है और उसके एक इशारे की मुंतजर रहती है। 70 साल में जो पूरा मुल्क मिलकर नहीं कर सका, वो उसकी जेल के दौरान ओवरसीज पाकिस्तानियों ने कर दिखाया। और पाकिस्तान की हुकूमत और इदारों के हवाले से आलमी सतह पे जो सोच है उसको बदल कर रख दिया। उसकी आलमी शोहरत और मकबूलियत और क्रेडिबिलिटी है। ये कैदी नंबर 804 की मैं बात कर रहा हूं। ये वक्त उससे फायदा उठाने का है। माजी में इमरान खान से गलतियां हुई हैं, आइंदा भी होंगी। इंसान है, इंसान गलती करता है। मगर सच तो यह है कि आज आपके पास इमरान खान के अलावा मौजूदा मसाइल का कोई और हल नहीं है। उसके बगैर सिस्टम को घसीटा तो जा सकता है, मगर सिस्टम को चलाया नहीं जा सकता। मैं मानता हूं कि गुज़िश्ता चंद सालों में मुल्क को जहां पहुंचा दिया गया है, वहां से अगर इमरान खान भी आ जाए तो मुल्क को वापस निकालने में शायद कई साल लग जाएंगे। और मौजूदा अगर ये क़यादत जो इस वक्त बिठाई हुई है हुकूमत, इसको जबरदस्ती अगर चलाया भी जाए इस निजाम को, तो जितनी देर इसको मुसल्लत रखा जाएगा उतना ही ज्यादा वक्त हालात बिगड़ने की वजह से हालात को ठीक करने में लगेगा। हो सकता है कई साल लग जाए। लिहाजा जिद छोड़ें, उसे मनाएं, शफाफ इलेक्शन करवाएं, मैंडेट का एहतराम करें और मुल्क को वापस खड़ा होने दें। करोड़ों पाकिस्तानियों से उनकी ये उम्मीद ना छीने। अगर आपकी जिद में कोई सानिया हो गया ना, खुदा ना खास्ता, तो फिर आपको पछताने का मौका भी नहीं मिलेगा। इमरान खान एक चांस है इस कौम के लिए और ये चांस पाकिस्तान को लेना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि इमरान खान को दूध और शहद की नहरें बहा देंगे इस मुल्क में, लेकिन उनके बगैर अब सिस्टम चल नहीं सकता। लोग इस बात को मान चुके हैं। आपको इमरान खान को चांस देना पड़ेगा, चाहे वो कामयाब हो चाहे वो नाकाम हो, क्योंकि उनके बगैर कामयाबी के इम्कानात है ही नहीं। जिस निजाम को आप घसीट रहे हैं, ये घसीट रहे हैं आप, इससे ये निजाम चलेगा नहीं जब तक मर्जी आप घसीट ले। तो सिंपल इज दैट कि इमरान खान का दौर है, इसको तस्लीम करना पड़ेगा। इमरान खान को मौका देना पड़ेगा, उसको फ्री हैंड देना पड़ेगा। वो पाकिस्तान को आगे ले जाने की कोशिश करेगा। हो सकता है कि हम उसमें कामयाब हो जाए। नाज़रीन, मिफ्ता इस्माइल साहब ने एक सर्वे करवाया था। देखें, इमरान खान इतनी बड़ी रियलिटी है कि हर बंदा अब उसकी गवाही देता है। मिफ्ता इस्माइल वगैरह जो है वो इमरान खान साहब के अपोनेंट है। अब उन्होंने जो सर्वे करवाया, उस सर्वे को आप सुनेंगे आपको आइडिया हो जाएगा। उन्होंने कहा, शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने और मैंने इलेक्शन से पहले एक सर्वे करवाया था, जिसके मुताबिक सारे पंजाब में इमरान खान की नून लीग पर लीड डबल थी, यानी वो 2/3 अक्सरियत से ऊपर जाकर जीत रहा था। कराची में मेरा ख्याल था कि 15 सीटें इमरान खान साहब जीतेंगे, लेकिन वो 22 में से 20 जीत गए थे 8 फरवरी 2024 को। 8 फरवरी को अवाम ने एस्टेब्लिशमेंट को सरप्राइज दिया था। ये जनाब मिफ्ता इस्माइल साहब का स्टेटमेंट है। और इमरान खान साहब का इस वक्त जो मूड है और जो उनका अंदाजा है और जो उनका हौसला है, उनके एक स्टेटमेंट के अंदर, एक जुमले का स्टेटमेंट आया सिर्फ इमरान खान साहब का। ये नए साल के ऊपर मैं आपको उनका स्टेटमेंट सुना रहा हूं